हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए विलियन लेसन का एक और टॉपिक लेकर आए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है राउल्ट का नियम, राउल्ट्स लॉ। ध्यान दें, फ्रांस के वैज्ञानिक राउल्ट ने सन 1886 ईस्वी में बताया कि वाष्पशील द्रवों के मिश्रण में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। स्टूडेंट्स, क्या बताया राउल्ट ने? राउल्ट ने बताया कि वाष्पशील द्रवों के मिश्रण में, वाष्पशील द्रव आपस में मिले हुए हैं, तो उसमें प्रत्येक घटक का आंशिक दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। इसका यह तात्पर्य है कि वाष्पशील द्रवों के मिश्रण में जिस घटक का मोल अंश अधिक होगा उसका आंशिक दाब अधिक होगा। कुछ बात समझ में आई? फ्रांस के वैज्ञानिक राउल्ट ने सन 1886 में बताया कि वाष्पशील द्रवों के मिश्रण में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। इसका अर्थ यह है कि जिस घटक का मोल अंश अधिक होगा उसका आंशिक दाब अधिक होगा। मान लिया कि ये कोई गैस द्रवों का मिश्रण है जिसमें दो घटक हैं, एक ए है, दूसरा बी है। यदि घटक ए का आंशिक दाब P1 हो और घटक बी का आंशिक दाब P2 हो, तो ध्यान से देखिए, राउल्ट के नियम से हम लिख सकते हैं कि P1 इज प्रोपोर्शनल टू Chi1, मतलब इसी का जो मोल अंश होगा, जो घटक ए का मोल अंश होगा उसी के समानुपाती होगा। तो P1 इज प्रोपोर्शनल टू Chi1। अब इस समानुपाती के चिन्ह को यदि हम हटाते हैं तो P1 इज इक्वल टू लाएंगे तो एक कांस्टेंट यहां लेंगे, P1 नॉट इंटू Chi1 हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट बना सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम घटक 2 का आंशिक दाब निकालें तो हम इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार P2 इज प्रोपोर्शनल टू, अब इसके आंशिक दाब, इसका आंशिक दाब Chi2, इसका आंशिक दाब Chi1, इसका मोल अंश Chi2, इसका मोल अंश Chi1। तो जो आंशिक दाब P2 है वो Chi2 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब यहां पर अगर हम P2 इज इक्वल टू लाएंगे तो यहां P नॉट टू Chi2 हो जाएगा। इस तरह से इसे हम इक्वेशन सेकंड बना सकते हैं। अब हम इन दोनों को यदि हम ऐड कर दें तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, बल्कि इस तरह कहिए कि मिश्रण का कुल दाब, डाल्टन ने कहा था ये बात, डाल्टन के अनुसार मिश्रण का कुल दाब उनके आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। डाल्टन ने आंशिक दाब का नियम प्रस्तुत किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि मिश्रण में उपस्थित या मिश्रण का कुल दाब
उस मिश्रण में उपस्थित सभी घटकों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। तो यदि हम इस विलयन का या मिश्रण का कुल दाब निकालें तो जो आंशिक दाब है उन्हें हम ऐड कर देंगे। तो अब P टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा, P1 की वैल्यू रख दो। P1 की वैल्यू क्या है? P1 इज इक्वल टू P01 इंटू Chi1 और प्लस P02 इंटू Chi2। तो बच्चों ये मिश्रण का कुल दाब होगा। तो इस तरह से राउट ने ये नियम प्रस्तुत किया है। तो बच्चों कुछ बात समझ में आ गई? एक बार फिर से ध्यान से देखें। फ्रांस के वैज्ञानिक राउट ने सन 1886 ईस्वी में बताया कि वाष्पशील द्रवों के मिश्रण में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। इसका यह तात्पर्य है कि जिस घटक का मोल अंश अधिक होगा उसका आंशिक दाब अधिक होगा। तो इससे हमने दो घटक के लिए लिया है। घटक ए दो अवयव हैं जो मिश्रण में उपस्थित हैं और जिसका आंशिक दाब P1 और उसका मोल अंश Chi1 है। इसी प्रकार घटक दो का आंशिक दाब P2 तथा मोल अंश Chi2 है। तो P1 इज प्रोपोर्शनल टू Chi1, तो इसको इक्वल में लाएंगे तो P1 इज इक्वल टू P01 इंटू Chi1। ये इक्वेशन बन गया। इसी प्रकार हम P2 निकाल सकते हैं। P2 इक्वल टू P2 इज प्रोपोर्शनल टू Chi2 और देन P2 इज इक्वल टू P02 इंटू Chi2। और डाल्टन के अनुसार हम P टोटल अगर निकालते हैं तो आंशिक दाबों को जोड़ देते हैं। तो P कुल इज इक्वल टू हो जाएगा P1 प्लस P2 देन P टोटल इज इक्वल टू P01 इंटू Chi1 प्लस P02 इंटू Chi2। तो बच्चों कुछ बात समझ में आई? तो ये था राउल्ट का नियम। अब हम आपको राउल्ट के नियम की सीमाएं बताएंगे, तो इसे नोट कर लेंगे। इसके बाद हम आपको राउल्ट के नियम की सीमाएं बता रहे हैं। तो सीमाएं क्या है, लिमिटेशंस क्या है? सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट्स लॉ। बच्चों ध्यान से सुनिए, राउल्ट का नियम केवल अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य पदार्थों के तन विलयन पर लागू होता है। राउल्ट का नियम केवल अवाष्पशील विलयनों, अवाष्पशील पदार्थों के तन विलयन, अवाष्पशील पदार्थों के तन विलयनों पर लागू होता है। तन विलयनों पर लागू होता है। एक तो ये सीमा हो गई इसकी राउल्ट के नियम की कि यह नियम केवल तन विलयनों पर लागू होता है। यदि विलय की क्षमता ज्यादा है तो यह नियम लागू नहीं होता है। दूसरा है, जो पदार्थ विलयन में विलायक से अवक्रिया कर लेते हैं उन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। जो पदार्थ विलायक से अवक्रिया कर लेते हैं, विलायक से अवक्रिया कर लेते हैं, अवक्रिया कर लेते हैं, उन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। तो ये दूसरी कमी हो गई कि जो पदार्थ विलयन में विलायक से अभिक्रिया कर लेते हैं उन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। तीसरी सीमा क्या है या तीसरी लिमिटेशन क्या है कि जो पदार्थ विलयन में वियोजित हो जाते हैं उन पर भी राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। क्या कहा बच्चों? जो पदार्थ विलयन में वियोजित हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं उन पर भी यह नियम
लागू नहीं होता। एक और लिमिटेशन है इसकी कि जो पदार्थ विलयन में संगुणित हो जाते हैं, अर्थात पदार्थ को डाला गया तो उसके 2 अणु 3 अणु आपस में जुड़ करके बड़े आकार का कण बना लेते हैं, यानी संगुणित हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, तो उन पर भी राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। जो पदार्थ विलयन में संगुणित हो जाते हैं, संगुणित हो जाते हैं, उन पर भी यह नियम लागू नहीं होता है। यह नियम लागू नहीं होता है। बच्चों बात समझ में आ गई होगी कि राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या है। तो राउल्ट के नियम की जो पहली लिमिटेशन मैंने बताई आपको कि राउल्ट का नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के तन विलयनों पर लागू होता है। दूसरा है कि जो पदार्थ विलायक से अभिक्रिया कर लेते हैं उन पर यह नियम लागू नहीं होता, तथा जो पदार्थ विलयन में वियोजित हो जाते हैं उन पर भी यह नियम लागू नहीं होता। इसी प्रकार लास्ट है कि जो पदार्थ विलयन में संगुणित हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, उन पर भी यह नियम लागू नहीं होता। तो बच्चों बात समझ आ गई। आज आपने पढ़ा राउल्ट का नियम कि वाष्पशील द्रवों के मिश्रण में किसी अवयव का आंशिक दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। ये राउल्ट का नियम था और उस पर बेस्ड कुछ एक डेरिवेशन था, वो मैंने आपको बताया, और ये राउल्ट के नियम की सीमाएं। तो आज के इस वीडियो में मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक्स।